हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अग्रवाल अनसॉल्व पेपर की 2019 का पहला सेट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो आज हम पहला सेट सॉल्व करेंगे, इसका पूरा आंसर देखेंगे, पूरी आंसर सेट देख सकते हो आप, पूरा आंसर इसका देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे सब आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको पिछले ईयर के सेट अगर सॉल्व कर लोगे, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 70 में 70 आप जरूर लाओगे केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो इसलिए बहुत तगड़ी तैयारी करें हम लोग केमिस्ट्री की। तो चलिए आज हम देखेंगे कौन सा 2019 का रसायन विज्ञान का सेट नंबर 1, जिसको इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, देख सकते हो आप। ठीक है, अग्रवाल का है ये, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलो बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहले ऊपर दिया गया 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड पे भी आना है, कि बोर्ड एग्जाम जो होगा उस पर ऐसा ही सेम पेपर आना है, मतलब क्वेश्चन बदलेंगे वो तो बदलेंगे। ठीक है, समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक आपका 70 नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हो पहले का जिसमें कह रहा है FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसमें परमाणु की त्रिज्या r में संबंध क्या होता है। देखो FCC की बात कर रहे हैं, जो FCC जालक होता है, FCC जालक, ठीक है, FCC जालक पे क्या होता है, जो कोर की लंबाई a और परमाणु की त्रिज्या जो r होती है उस पे संबंध क्या होता है। तो उस पे संबंध देख सकते हो, उस पे संबंध, इस पे आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से जो सही ऑप्शन होता है उस पे टिक करना होता है। ठीक है, तो उस पे सही टिक करना होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन होगा √2/4a। √2/4a जो होता है ये r और a के बीच में संबंध होता है, कहाँ पे, FCC जालक पे। तो ये हम लोग देख चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 1 पे, जो ठोस अवस्था है। ठीक है, उस पर हम लोग देख चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ये 1 नंबर का, देख सकते हो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, r = √2/4a। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खा नंबर सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जली विलयन है। तो देखो एक की बात करके एक हम लोग सारे सेट सॉल्व करेंगे, 19, 20, 21, 22 सबके। ठीक है, तो अभी चलो इसको देखते हैं। पहले का खा कह रहा है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जली विलयन है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, ग्लूकोज का विलयन, यूरिया का विलयन, KNO3 का विलयन, Na2SO4 का विलयन, इसमें कौन ज्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। देखो ज्यादा क्वथनांक वही प्रदर्शित करेगा जिस पर क्या होंगे, आयन ज्यादा होंगे। ठीक है, जिस पे ज्यादा आयन होंगे वही आपका ज्यादा क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। तो अगर बात करें ग्लूकोज में कोई आयन नहीं होता। यूरिया, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इस पे कोई भी आयन नहीं होता। यूरिया की बात करें, इस पे भी आयन नहीं होता। इस पे बात करें तो इस पे K+ और NO3- आयन है, मतलब 2 आयन है। और इसकी बात करें तो Na2SO4 Na+ और SO4 2- मतलब इस पे 3 आयन है। तो इस पे सबसे ज़्यादा आयन होते हैं, इस कारण से ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको कोई भी मिलता है तो आप कैसे जानोगे, जिसमें आयन ज़्यादा उसी का क्वथनांक ज़्यादा, ये होती बात। ठीक है, तो देख लिया आपने, जिस पे आयन ज़्यादा, इस पे आयन ज़्यादा, इसलिए क्वथनांक इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देख सकते हो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सही, जो 0.01 मोलर Na2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर नहीं करता। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव किस चीज पर निर्भर नहीं करता। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धातु की प्रकृति पर, ठीक है, धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर, फिर कह रहा है विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, तीसरा ऑप्शन है आपका कि दाब पर, ठीक है, दाब पर, और फिर चौथा है ऑप्शन आपका ताप पर। ताप पर, तो किस पर आपका नहीं करता, दाब पर। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसके सूत्र की इलेक्ट्रॉन विभव की, तो क्या होता है E0 - 0.0591 अपॉन n और फिर लॉग में k। ठीक है, तो ये किस पर नहीं निर्भर करेगा, दाब पर, क्योंकि उस पर दाब का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इलेक्ट्रॉन विभव का किस किस पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, लेकिन दाब पर जो है वो निर्भर नहीं करता। तो ये वाला 1 नंबर का आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अभिक्रिया AB, कह रहा है अभिक्रिया, ये देखो अभिक्रिया AB ऐसे होती है, मतलब A आपका अभिकारक, B उत्पाद में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना। अगर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर आपकी जो कोटि है, या कह सकते हो वेग जो है, देखो बात ये हुई कि अभिकारक की जो दर, सॉरी अभिक्रिया की जो दर है, अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना करने पर 2 गुना हो जाती है। मतलब अगर आप अभिकारक की सांद्रता को 4 गुना करते हो तो जो अभिक्रिया की दर है या वेग है वो 2 गुना हो जाता है। तो कोटि बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कोटि जो हो जाएगी, देखो अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी दर कितनी हो जा रही है, 2 गुना। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, अगले पे कह रहा है कि आपको I2 एवं क्षार के साथ, I2 एवं क्षार के साथ, मतलब आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं देता।
तो आयोडोफॉर्म कौन नहीं देता? आपका मेथेनॉल। CH3OH आयोडोफॉर्म नहीं देता। C2H5OH मतलब एथेनॉल और एसीटोन और एस्टडीहाइड। इनमें अगर आप आयोडीन और किससे क्षार के साथ मतलब NaOH से क्रिया करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आयोडोफॉर्म मिलेगा। अगर क्लोरीन लगा दो तो क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही? मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। और ये जो थायमिन है बी का थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसकी बात करें डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का जो होता है वो होता है क्या? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन। अब दूसरे नंबर के ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे हो चुके हैं। ठीक है, इस पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? डी नंबर कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कौन सा सही है? कैल्सीफेरॉल। ये देख सकते हो आप, कैल्सीफेरॉल। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरे का। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरे का क्या। देखो कह रहा है सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है। देखो अब इस क्वेश्चन पे कह रहा है सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है तथा एकक सेल की कोर की लंबाई 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की हमें गणना करनी है और सोडियम का हमें घनत्व दे रखा है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परमाणु भार 23 दे रखा है और अवोगाद्रो संख्या का मान दे रखा है। किसकी बात कर रहा है? परमाणुओं की संख्या निकालो। तो हमें जेड का मान निकालना है इस पे। ठीक है, देखो धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलित होता है। आपको ए का मान दिया 430 पिकोमीटर, कोर दिए ना एकक सेल की कोर 430 पिकोमीटर। आपको इसका घनत्व दे रखा है 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परमाणु भार 23 और अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 दी हुई है। ठीक है, अब हमें इस पे जेड का मान निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो देखो हमने सोडियम ले लिया और कह रहा था आपसे कोर की लंबाई जो है 430 पिकोमीटर। तो ए बराबर लिख दिया 430 पिकोमीटर। तो 430 गुणे 10 की पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। पिकोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना आपको। 430 गुणे 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप यहाँ जो जीरो है इसको इधर ले आओ तो 43 गुणे 10 की पावर माइनस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको घनत्व का मान दे रखा था 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एम का मान 23 था, NO का मान ये है। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या दे रखी थी ना, ये देख सकते हो आप। इस पे आपको अवोगाद्रो संख्या दी गई है, परमाणु भार दिया गया है और घनत्व दिया गया है। ठीक है, और ए बराबर 430 पिकोमीटर दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है? जेड का मान। तो जेड का मान चलिए अब निकालते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है D = Z × M अपॉन Na × A क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ से जेड का मान निकालोगे तो D × Na × A क्यूब हो जाएगा अपॉन M। फिर यहाँ से जेड बराबर क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे आपको सबके मान रख देने। डी का मान 0.9623 था, Na का मान ये था और A क्यूब। तो A लिखकर आपको क्या कर देना है इसका क्यूब, और M का मान ये। फिर आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है पूरा। देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है और आपको क्या करना है? जेड का मान निकालना है। तो जेड का मान जो आएगा 2.00355 आएगा। फिर इसको सीधा सीधा हम पूरा क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर जो आएगा जेड इक्वल टू 2 आएगा। देख सकते हो फॉर्मूला पे केवल फॉर्मूले बेस पे है। हमने क्या किया यहाँ पे? देखो D = Z × M अपॉन Na × A क्यूब। फिर जेड बराबर यहाँ से जेड का मान निकाला D × Na × A क्यूब अपॉन M। फिर जेड को आपको पूरा सॉल्व कर लेना मान रख के। ठीक है, केवल सॉल्यूशन है। फिर देखो जेड बराबर 2 आ जाएगा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं समझ में आ गया ना ये। अब देखो दूसरे का खा कह रहा है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब 3.2 वायुमंडल है। विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार आपको 342 दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला है इसका दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन। अब इसी टाइप से आपको पूरे क्वेश्चन दिखाई देना है। फिर आपको क्या इसके सॉल्यूशन की लास्ट पे स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना। ठीक है, फोटो दिखा देंगे। और देखो ये है खा नंबर। आप देखते दूसरे का गा कह रहा है प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका भी आंसर उस पर अभी पूरा मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप इस पे पूरे आंसर लिखे हुए हैं। अभी आपको इनकी फोटो दे देंगे, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट पे। ठीक है, अभी केवल क्वेश्चन देखो। फिर गा नंबर पे कह रहा है दूसरा नंबर। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सेल के EMF की गणना कीजिए। पहला नंबर प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। और फिर आपसे कह रहा है इस पे EMF ज्ञात करने के लिए। आप देखो दूसरे का घाव है कि निम्नलिखित गुणों के आधार पर द्रव विरोधी और द्रव स्नेही साल में अंतर। मतलब आप द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल में तो अंतर बता ही लोगे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, पढ़ रखा होगा। तो ये है दूसरे नंबर का घा नंबर। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब तीसरे का देखो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब इतने से घट कर इतना हो जाता है। विलय का अणुभार आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पूरा आंसर मिल जाएगा इसका। तीसरे का खा देखो कि किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए और सांद्रता परिवर्तित करने पर इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, इन पे आप जाके वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है,
तो मेन मेन के अभी आपको आंसर दे देंगे। तो देखो भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में 4 अंतर देने आपको। रसावशोषण या रासायनिक अधिशोषण बात एक ही होती है, 2 नंबर का है, ठीक है। इस पे देखो कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, इनको भी पूर्ण करना आपको, इनके भी आंसर मिल जाएंगे अभी। चौथे का काम है कह रहा है लैंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए, ठीक है। और इसी प्रकार खा नंबर पे कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए तथा इसके 2 उपयोग भी लिखिए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की योग बहुलीकरण क्या है, इसका भी अभी आपको आंसर मिल जाएगा, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। फिर है घामे की संश्लेषित अपमार्जक क्या ये साबुन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद क्यों है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 नंबर के चौथे नंबर के क्वेश्चन है। अब 5वें का देखो कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए के बराबर इतना, आप कह रहा है कि पाया गया इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का है, ठीक है। तो ये जो रासायनिक बलगति के इसके क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो अभी देख लेना इसके आंसर, समझ लेना, एकदम आसान है, ठीक है। 5वें का खा देखो कह रहा है एल्यूमिना से शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके 2 मुख्य मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखिए, ठीक है। 5वें का खा है। अब गा की बात करें, आपको इनके आयुपेशी नाम लिखने हैं, ठीक है। और इसी गा में दूसरा नंबर पॉइंट है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए संकर आयन और उपसहसंयोजन संख्या को, तो इसकी परिभाषा भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करें 5वें का घा नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, एरिल हाइलाइट का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि लिखिए, ये है आपका 5वें का घा नंबर। अब 6वें का देखो कह रहा है प्राथमिक अल्कोहल बनाने की 2 समान विधियां लिखिए, एथेनॉल से एथेन तथा एथाक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए, संबंधित किसी अपक्रियाओं का समीकरण दीजिए, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है, देख सकते हो बीच पे यहाँ अथवा भी लगा, मतलब 6वें के काम में आपका अथवा है, जो अभी आपको प्राथमिक अल्कोहल बनाने की 2 समान विधियों वाला क्वेश्चन था, आप या तो वो क्वेश्चन कर लो या तो ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, कह रहा है फिनाल बनाने की 2 विधियां लिखिए और इनसे आपको इनकी क्रिया करानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण में देने बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करना, फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 के साथ, एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो ये सारी आपको रिएक्शन पहले हम लोग करा चुके हैं, बेंजल्डिहाइड की NaOH से भी, बेंजल्डिहाइड जब हमने पढ़ा था तब देखा था, फॉर्मेल्डिहाइड वाले में भी देखा है, एसीटोन पे भी देखा है। आप देखो अगली रिएक्शन कह रहा है कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इन पे में रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखो कि नाइट्रिक अम्ल अथवा H2SO4 के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या कार्बन H2S एवं आयोडीन से किस प्रकार क्रिया करता है, संबंधित सभी अपक्रियाओं के समीकरण की, ये 7वें का का नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। और खा नंबर पे कह रहा है ग्लूकोज की कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड समूह तथा OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि अपक्रियाओं के समीकरण द्वारा लिखिए। और ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण भी आपको लिखने 5 नंबर पे। आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, बीच में अथवा लगा है, कह रहा प्रोटीन क्या है, इसके प्रमुख स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य समझाइए। तो देख सकते हो ये आपका पूरा पेपर है, ठीक है। ये आपका देख सकते हो पूरा पेपर है आपका, ये 2019 का जो था, 2019 पूरा सेट जो है, और देख सकते हो ये इसकी पूरी आंसर शीट है, ठीक है। तो अभी इसकी फ़ोटो आपको दिए दे रहे हैं, जिससे आप पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देख सकते हो, तो देख सकते हो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट आप इन फोटोज का ले सकते हो, पहले पेपर की फ़ोटो देख लो और इसके बाद आपकी इनके आंसर की फ़ोटो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है। इसी टाइप से आपके सीरीज बाई सीरीज सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से जब हम लोग सारे सेट्स जब सॉल्व करेंगे तभी हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी और हम 70 में 70 ला सकेंगे, ठीक है। तो एक रोज़ हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।